संपूर्ण भारत न्यूज़ चैनल में आज आप सबका स्वागत है। जैसा हम लोग शिक्षा स्वास्थ्य पे बात करते रहते हैं, शोषित समाज की बात करते हैं, तो आज हम अपने चैनल पे वही शोषित समाज को जो नेतृत्व करते हैं, मैं उनसे आपको रूबरू कराऊंगा और साथ में मैं खुद उनका परिचय बता रहा हूँ। उनका नाम जो है सत्यदेव राम है और दरौली विधानसभा को नेतृत्व करते हैं, सोच सकते हैं। और जिला जो है वो सिवान है, समझिए, सिवान जिला। और 5 बार से नेतृत्व करते हैं और अपने और शोषित लोगों की जो आवाज़ है उसको कहीं ना कहीं जो है ये विधानसभा जो है उसमें उठाते रहते हैं। और ये हर एक जो है प्रतिनिधि का काम है और करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कहीं ना कहीं उस समाज में जो त्रुटि होती है उसका कहीं ना कहीं संपूर्ण विकास होता है। तो मैं सर को सबसे पहले अपने चैनल में स्वागत करूंगा, फिर सवालों की बरसात होगी सर पे, क्योंकि सर तो महागठबंधन सरकार में है। तो मैं सर सबसे पहले अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आपको भी मैं स्वागत करता हूँ, पूरे बिहार वासियों को भी स्वागत करता हूँ। और कल गांधी मैदान में होने वाली रैली को हम आमंत्रित करते हो, वहाँ भी स्वागत करने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथ ही सर, ये जो घटना बिहार में प्रेरक के साथ घटी और नेता और अभिनेता और जनता और मुख्यमंत्री के अगल बगल लोग तो बहुत हैं, दोनों मुख्यमंत्री का मैं बात करता हूँ, लेकिन ये सत्यदेव राम ही क्यों जो इन लोगों की बात सुना, सत्यदेव राम ही क्यों जो इनकी आवाज़ बना, और सत्यदेव राम ही क्यों जो लड़ रहे हैं, ये सवाल है। और सवाल इसलिए है कि ये जरूरी है, इसके लिए कोई और व्यक्ति नहीं लड़ सकता, मतलबी है सब। और जो मतलबी होते हैं उसकी तो बात और कार्रवाई और दवाई वाली जो बात है वो बुढ़िया खुश हो जाती है। तो मैं चलूँगा सत्यदेव नारायण सिंह जी के पास, सत्यदेव नारायण राम जी के सर के साथ, और मैं बात करूँगा कि सर ऐसा क्या दिखा और ऐसा आपके आत्मा में क्या परिवर्तन हुआ कि महागठबंधन सरकार में रहते आप इन लोगों की आवाज़ बन रहे हैं और कहीं ना कहीं आप आगे खड़ा जो दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी जो भाकपा माले है उसकी नीति है दबे कुचले कमज़ोर लोगों के पक्ष में खड़ा होने की। जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनके साथ खड़ा होकर के न्याय की लड़ाई लड़ने की। और मैं इस नीति का अनुसरण करता हूँ, पालन करता हूँ। हमने देखा कि प्रेरक संघ के साथ बड़ा भारी अन्याय हुआ है। केंद्र की सरकार ने इस योजना को ला करके और पूरे बिहार से 17,000 युवा और युवतियों को शामिल करके शर्म आनी चाहिए मोदी जी को कि 2000 पर इन युवाओं को शामिल किए। अब इससे एक बात का पता चल जाता है कि बेरोजगारी किस कदर है। 2000 मानदेय पर शामिल किए और काम इनको जो है काफ़ी, जो गरीब गुरबा से लेकर के शिक्षा में, कभी वोट के काम में, तो कभी कौन कौन सुधार, दर्जनों काम इनके जिम्मे है, वो काम सौंप दिए। एक तो आज 2000 में कैसे काम चलेगा। दूसरी जो बात है तो वो 2000 पर भी जब काम कर रहे थे, ये उम्मीद कर गए कि हो सके भविष्य में कहीं हमारा जीवन सुधर जाएगा, कोई वैसा दिन आ जाएगा, अच्छा दिन आ जाएगा। लेकिन अच्छा दिन के जगह पर बुरा दिन आ गया मोदी जी के राज में, और इन सारे लोगों को 18 से बिना सूचना, बिना बताए हटा दिया गया है। अब ये लोग अपना सारा जो एक सर्विस सेवा के जो उम्र होता है वह निर्धारित उम्र ये गंवा दिए प्रेरक बन के। अब इनको हटा दिया गया है और इनके सामने
भूखमरी, इनके सामने बेरोजगारी, सारी समस्याएं खड़ी हो गई है। हमारे पास ये आए, ये बताए, हमने कहा कि मैं आपका आवाज़ बनूंगा, मैं बना हूँ। मैं इनके सवालों पर 3 स्तरों पर लड़ने का आह्वान किया हूँ। हम प्रेरक का सवाल जनता के सवाल बनाना चाहता हूँ, जनमंच पर इसको उठाएंगे, लाखों लाख लोगों का समर्थन लेंगे, ताली बजवाएंगे और इस सरकार को वहाँ से चेतावनी देंगे कि आप प्रेरकों को जल्द से जल्द जो पहले बकाया उनका जो मानदेय है उसको भुगतान करें और किसी न किसी डिपार्टमेंट में इनका समायोजन करें। मैं इस सवाल पर कल बात करने वाला हूं। साथ ही साथ जो 27 फरवरी से विधानसभा चलने वाला है, मैं उसमें भी प्रश्न करूंगा और सरकार को घेरूंगा, सरकार पर दबाव डालूंगा कि प्रेरकों को जल्द से जल्द कहीं न कहीं समायोजन किया जाए और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी मिल करके इस पर हम बात करके और हमारी पूरी कोशिश होगी, पूरी हम अपनी क्षमता का इस्तेमाल करेंगे कि प्रेरकों को कहीं न कहीं किसी न किसी विभाग में एडजस्ट किया जाए, शामिल किया जाए, समायोजन किया जाए, ताकि ये लोग भी फिर से अपना ज़िंदगी यापन बेहतर तरीक़ा से कर सकें। साथ ही सर मेरा सवाल है कि माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी जैसा कि प्रेरक का वोट पाने के लिए उसने अपने घोषणा पत्र में जो चीज़ लिखा है, तो कहीं न कहीं जो राजद के घोषणा पत्र में है और आप भाई उप मुख्यमंत्री हैं, तो आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं न कहीं जो है ताकत नहीं है उप मुख्यमंत्री में, या कहाँ व्यवधान आ रहा है? देखिए, ये हमारे भारतीय राजनीति में एक बड़ा दोष आया है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनावों के समय में बड़े बड़े वायदे कर देती है और उसका लाभ ले लेती है और किए गए वायदों को पूरा करने के समय मुंह मोड़ लेती है। जैसे आपको याद होगा कि 2014 में यही नरेंद्र मोदी जी, यही भाजपा आरएसएस के लोग आह्वान किया कि जो विदेशों में काला धन है उस काले धन को हम भारत लाएंगे, हमारी सरकार बन जाएगी तो भारत लाएंगे और सभी लोगों के खाते पर 15-15 लाख रुपया भेजवा देंगे। मोदी जी ने कहा कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन आज 9वां बरस चलने जा रहा है और रोजगार तो युवाओं को नहीं मिला। करोड़ों रोजगार जो सृजित पद थे और उसको उन्होंने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। इस तरह से विधानसभा के भी चुनाव में उस समय महागठबंधन था, उधर एनडीए था। महागठबंधन ने कहा कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, हमारी सरकार बनेगी, मंत्रिमंडल की बैठक होगी, पहली बैठक में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। उनकी सरकार नहीं बनी। इसके बिहाफ में एनडीए के लोग, भाजपा के लोग कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 19,000 रोजगार देंगे, 19 लाख रोजगार देंगे। तो ये एक मैं आपको चुनावी घोषणाओं के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन एनडीए बिहार में जब तक थी कोई काम नहीं बढ़ा। लेकिन जब हम लोगों ने कोशिश और प्रयास करके इन्हीं सब सवालों को, ये बेरोजगारी बिहार का मुद्दा है, महंगाई देश का मुद्दा है, ये सारे प्रश्नों को लेकर के हम लोगों ने एनडीए के सरकार को बाहर किया और महागठबंधन की सरकार, और जब से महागठबंधन की सरकार बनी तब से ये कुछ रोजगार के बात हो रही है, कुछ ज्वाइनिंग लेटर बांटा जा रहा है और हमको लगता है कि इसको आगे बढ़ाया जाएगा। हमारी जो बात है
जो आप कह रहे हैं कि आप भी महागठबंधन में हैं, तो ये बात सही है कि हमने एनडीए सरकार को भगाया है राज्य और देश के हित में, और हमने महागठबंधन को समर्थन दिया है राज्य और देश के हित में, जनता के हित में, और मैं समर्थन देता हूँ। लेकिन मैं किसी मंत्रालय या मंत्रिमंडल में शामिल नहीं। ऑफर आया था शामिल होने का, लेकिन अभी हमारी पार्टी की नीति है कि अभी हम शामिल नहीं होंगे, इसलिए कि अभी जनता के बहुत तेरे मुद्दे हैं, तमाम तबकों के बहुत सारे सवाल हैं, विभिन्न विभागों के सवाल हैं। हम अगर किसी एक मंत्रालय या एक विभाग के मंत्री बन पाते तो ये सारे जनता के सवालों का एड्रेस नहीं कर पाते। इसलिए हमारी पार्टी ने ये नीति तय किया कि जो सरकार और जनता के बीच जो खाई बनी हुई, जनता के सवालों पर डिस्कशन नहीं होता है, जनता अपनी बात सरकार से पूरे तौर पर नहीं कह पाती है, मैं उस खाई पर पुल बनूंगा, पुल का काम करूंगा, और तमाम तबकों के जो भी प्रश्न हैं, जो भी जन समस्याएं हैं, मैं उन सारी समस्याओं को लेकर के और सरकार से बात करूंगा और उनसे उसके समाधान के लिए बात कहूंगा, दबाव डालूंगा और बोलूंगा कि यह जन समस्या है और इसको सरकार हल करे। तो मैं इसलिए मंत्रिमंडल में न जाने का फैसला हुआ, जनता के सवाल और समस्याओं को हल कराने के लिए। चलिए, तो हमारे साथ थे सत्यदेव राम जी और प्रेरक जनता जनहित की समस्या जो जितनी बड़ी जाल मात्रा में फैली हुई है समाज में, वास्तव में फैली हुई है, तो कहीं ना कहीं सही है। माले का जो सोच है, ऐसे ऐसे जो लीडर है उनका जो सोच है कि इसके लिए लड़ना पड़ता है, वास्तव में लड़ना पड़ता है, और आप मंत्री बनेंगे तो दबाव में काम करना पड़ता है। ये बिहार में दिख रहा है और हम लोग समझ रहे हैं, और ये हम लोग भी जो है 30-32 साल का उम्र जो है गुजार रहे हैं, और इसी बिहार में और रोज़गार नहीं मिलने के कारण जो है काफ़ी सारे युवा जो है आजकल जो है आक्रोश में है। तो उसका जवाब कहीं ना कहीं कल गांधी मैदान से सर देंगे और सरकार को भी देंगे, और सरकार को भी नहीं छोड़ रहे हैं, और भारत सरकार को समझा रहे हैं कि समझ जाइए 24 है। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं इनके बातों को गंभीरता से ले बीजेपी और सबका साथ सबका विकास सरकार, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। संपूर्ण भारत न्यूज़ चैनल के साथ ER यादव, धन्यवाद।